नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे मित्रों, आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने दो पार्ट आपको बताया। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, दो पार्ट हमने आपको दिया था और बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने देखा। सबसे खुशी की बात यह है कि मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी किया और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया और आगे भी यह आशा करता हूं कि आप इसको इतना ज़्यादा सब्सक्राइब और इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द लाइव चैनल लेकर के आ रहा हूं। आरके ऑनलाइन एकेडमी लाइव चैनल, फूलपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। मेरे प्रिय मित्रों, आज वर्तमान में हमें एक आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। सामने बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं और ये वैकेंसी आपको, यह बिल्कुल आशा करिए कि आपको आपके पद तक पहुंचाने में यह सफल होगी। और इसके लिए मित्र, आपको हमारी और हमको आपकी आवश्यकता है, हम दोनों लोग। क्योंकि देखिए, जब तक यह संबंध जो होता है गुरु और शिष्य का होता है, यह संबंध एक भाईचारे का होता है। जब तक आप हमसे नहीं जुड़ेंगे, हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, ना तो आप पढ़ने का आनंद पाएंगे, ना तो हम पढ़ाने का पाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक हमसे जुड़िए और हम आपके बीच में आकर के आपको यह 100% एकदम नोट कर लीजिए, आप 100% एकदम कि हिंदी में आया हुआ हर प्रश्न मैं फंसा करके आपको दूंगा, ये वादा रहेगा। और मेरे मित्र, आगे अब मैं आपको आज लेकर के चलता हूँ स्वर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और मैं आपको पूरा पार्ट हिंदी का आपको पूरा दूंगा। हमारी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। जीएस की भी क्लास 1-2 दिन के बाद आपको यूट्यूब पर मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आप इससे जीएस का भी अध्ययन कर सकेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे। और आपने पिछला वीडियो यहाँ रीजनिंग का क्लास का देखा होगा, जो कि मिस्टर चंद्रसेन यादव ने स्टार्ट कर दिया है। हमारे यहाँ रीजनिंग के 2 टीचर हैं, एक बीकेएस हिस्ट्री के अंतर्गत आप उसको रीजनिंग का अध्ययन कर सकते हैं, जीएस का अध्ययन कर सकते हैं। उसके साथ में इस चैनल पर भी आपको जो है वो टीचर पूरे मिलेंगे। तो मित्र, आप दोनों चैनल को बहुत अच्छी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे चल करके हम एक जिस योजना के तहत हम खड़े हैं वह योजना हमारी सफल हो और आपको उस सफलता में सफलता प्राप्त हो। मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ किसी कार्य को करने के लिए दोस्त बस केवल इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति, हमारी आत्म प्रेरणा हमारे लिए प्रज्वलित कर रही है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जो लक्ष्य बना करके रखे हैं, आप उस लक्ष्य को जरूर पाएंगे। तो मित्र, इसके लिए आइए आज स्टार्ट करते हैं इस नए सेशन को। मैं पुराना सेशन में, आपने पिछले सेशन में पढ़ा कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला है क्या? अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जो कि आपने पिछले सेशन में अध्ययन किया कि जो वर्णमाला क्या होती है, एक अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और यही वर्णमाला 2 प्रकार से बांटी गई, स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर वे होते हैं जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं करते, जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वही व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर को अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वर को 5 भागों में बांटा गया, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको हम मूल स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये 4 जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जब उसी के समान दूसरा स्वर आता है तो उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ धन आ बराबर आ, ई धन बराबर ई, उ धन उ बराबर उ होता है। इस प्रकार से ये 3 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो किसी 2 भिन्न स्वरों से मिल करके एक स्वर बनाते हैं। ऐसे स्वरों को जो है वो संयुक्त स्वर कहा जाता है, जैसे ए, ऐ, ओ और
औ, ये चारों जो होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दूसरे वाले में आपने देखा उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण के समय की हम बात करें तो उच्चारण समय के आधार पर जो स्वर होते हैं, ये स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मित्र होते हैं? जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 कहे जाते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, जितने भी दीर्घ स्वर हैं सबको द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में केवल एक चीज बचा है, ओम, और इस ओम को ही प्लुत स्वर कहते हैं। एकदम मित्र इसको स्पष्ट रूप से याद रखना कि एक ही चीज केवल ओम 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 एक ही ऐसा बना हुआ है जिसको प्लुत स्वर कहा जाता है। इसके बाद आइए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तीसरा, जिह्वा उच्चारण के आधार पर ध्यान देंगे। जिह्वा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल जीभ के माध्यम से, क्योंकि जब हम स्वर का उच्चारण जीभ के आधार पर देखते हैं तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन होते हैं मित्र? अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरे होते हैं पश्च स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जो स्वर जीभ के अगले भाग से उच्चारित होते हैं, या आप कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए जीभ के अगले भाग को मेहनत करनी पड़ती है, उस पर दबाव पड़ता है, या जीभ के अग्र भाग की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो ऐसे स्वरों को जो है वो अग्र स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। तो ये ई देखेंगे मित्र, ई ए पुनः देखेंगे मित्र। अब इसका उच्चारण हम करेंगे तो जैसे ई ए, तो ये चारों जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मध्य स्वर, क्योंकि केवल एक ही स्वर ऐसा होता है जो मध्य स्वर से, मध्य जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अ। अब कहिए अ कहेंगे तो जीभ आपकी जो होगी वो बीच के भाग से ही उच्चारित हो रहा होगा, तो कहिए आ कहेंगे तो जीभ का मध्य भाग कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा स्वर हो जाएगा? मध्य स्वर। और तीसरा होगा पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से होते हैं? आ उ और ओ आओ, ये 5 जो होते हैं ये कहलाते हैं पश्च स्वर, जो कि जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। तो इस तरह से जीभ उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई ए। मध्य स्वर में केवल कौन सा होगा? आ होगा। और पश्च स्वर में कौन सा होगा? आ उ ओ और आ। तो इसमें जो होगा मित्र, ये जो होंगे पश्च स्वर कहलाएंगे। पश्च स्वर के अंतर्गत आ को भी रखा जाता है। पश्च स्वर के अंतर्गत आगत स्वर आ को भी रखा जाता है, लेकिन एक चीज का मित्र ध्यान दीजिए कि इसमें आपको कहें आ ई उ ए ओ मिल गया, लेकिन एक स्वर गायब है। एक स्वर गायब है जिसका नाम है री। मित्र री एक ऐसा वर्ड है, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ओ
अब इसमें आ जो होगा आगत स्वर है। आगत स्वर किसमें रखा जाता है? पश्च स्वर में। और दूसरी चीज, एक वर्ड ऐसा है जिसको किसी में नहीं रखा गया है, जिसको हम कहते हैं री। और मित्र हमको एक प्रश्न बताइए कि पूरे वर्णमाला में, पूरे स्वर में कौन सा ऐसा स्वर है जिसको स्त्रीलिंग कहा जाता है? मित्र री। री इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपके लिए बनेगा जरूर। री जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। और मित्र ध्यान दीजिए, री को पश्च स्वर में नहीं रखा गया, मध्य स्वर में नहीं रखा गया, अग्र स्वर में नहीं रखा गया, कहीं पर नहीं रखा गया है। लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ी कि री को कौन सा स्वर माना जाए तो री जो होगा वो पश्च स्वर में रखा जाएगा। री जो होगा वह पश्च स्वर में रखा जाएगा। री का अध्ययन पश्च स्वर के अंतर्गत किया जाएगा। इस तरह से मित्र इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं, पुनः देखेंगे, अग्र मध्य और पश्च स्वर। और तीनों में जो होंगे ये किसके आधार पर होते हैं? जीभ के उच्चारण के आधार पर होते हैं। मित्र इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथे प्रकार से इसको बांटा गया, मुख के आधार पर। मुख के आधार पर चौथा, मुख की बनावट, आकृति या क्रिया के आधार पर। देखिए, मुख की बनावट के आधार पर, जिसका मुख जैसा होगा उसी प्रकार से स्वर निकलेगा। मुख की आकृति की बात नहीं कर रहे हम, चेहरा कैसा होगा वैसा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि चेहरा बहुत गोरा होगा तो शब्द काला निकलता होगा, या चेहरा बहुत काला होगा तो शब्द गोरा निकलता होगा। वो तो दोनों अलग अलग भाग हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े चेहरे से नहीं की जाती, बल्कि उसके विचारों से होती है। इसलिए मित्र ये जो मुख की आकृति के आधार पर है, मुख की क्रिया के आधार पर है, मुख के आकार के आधार पर है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो स्वर जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संवृत्त और विवृत्त। पुनः देखेंगे कि बनावट के आधार पर, मुख के आकार के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, संवृत्त और विवृत्त। संवृत्त जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त, और दूसरा होता है संवृत्त, और दूसरा विवृत्त होता है। विवृत्त भी 2 प्रकार के होते हैं, विवृत्त और दूसरा होता है अर्ध विवृत्त। अर्ध विवृत्त ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए संवृत्त किसे कहते हैं? समधन वृत्त। क्या होता है? समधन वृत्त। समधन वृत्त, जिसका उच्चारण करते समय मुंह वृत्त के समान बन जाता है। इसका उच्चारण करते समय मुंह गोल हो जाता है, समुद्र एकदम वृत्त की आकृति को ले लेता है, वही क्या कहलाता है? समवृत्त कहलाता है। और समवृत्त 2 प्रकार का होता है, अर्ध समवृत्त, जिसका उच्चारण करते समय आधा मुंह समवृत्त के आकार का होता है, उसको हम अर्ध समवृत्त कहते हैं। अर्ध समवृत्त में 2 आते हैं, जैसे ए ओ। कौन कौन से होते हैं मित्र? ए और ओ। अब कहिए ए, मुंह गोल हो गया, छोटा सा थोड़ा सा बन गया, ए ओ। समवृत्त जिसमें मुंह पूरा गोल हो जाता हो, ई उ। देखिए ई उ चार हो गए, ई उ, ये चारों क्या हो जाएंगे? समवृत्त हो जाएंगे।
और इन चारों को क्या कहेंगे? समृद्ध कहते हैं। इनकी पूरी संख्या जो होती है मित्र वो 4 होती है, ई उ और अर्ध समृद्ध की संख्या 2 होती है, ए और ओ होती है। अर्ध समृद्ध। नेक्स्ट देखिए विवृत। वी का मतलब होता है बिना ही और वृत्त का मतलब होता है गोला बने। जिसका उच्चारण करने में मुंह गोल पूरा ना होता हो उसको विवृत कहते हैं। जिसका, पुनः देखेंगे, जिसका उच्चारण करने में मुंह पूरा गोल ना होता हो वो क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। इसलिए भी 2 प्रकार के होते हैं, विवृत और अर्ध विवृत। अर्ध विवृत जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं और विवृत जो होता है केवल एक होता है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवृत में केवल आ आता है, विपरीत में केवल आ आता है। और अर्ध विपरीत में 4 होते हैं, आ, ए, ओ, आओ। देखिए ए, आ, ए, ओ और आ, ए, आ होगा, आए, आओ और आ होगा ह्रस्व। आप देखेंगे अ ह्रस्व होगा, आए, अब उच्चारण करिए हमारे साथ आप लोग, आए, आओ, आ। मुंह पूरा क्या हो जा रहा है? विपरीत हो रहा है, पूरा खुल रहा है, बिना मतलब बिना गोला बने ही मुंह का जब उच्चारण होता है तो वो क्या कहलाता है? अर्ध विपरीत कहलाता है। मित्र पुनः देखेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वह आ होगा। एक आप याद रखिएगा मध्य स्वर जीव के आधार पर और एक विपरीत के आधार पर रखेंगे आ। देखिए पुनः देखेंगे, मुख की बनावट के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, समृद्ध और विपरीत। समृद्ध क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। समृद्ध वह होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुंह पूरा गोल हो जाता है, वो कहलाता है समृद्ध। जैसे अर्ध समृद्ध और समृद्ध ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्ध समृद्ध वह होता है जिसका उच्चारण करते समय मुख हमारा पूरी तरह से ना गोल होकर के आधा गोल होता है, उसको हम अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे ए और ओ होगा। समृद्ध में जब हमारा मुख पूरा गोल हो जाता है, ई उ, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये समृद्ध हो जाएगा। और विपरीत का मतलब होता है जिसका उच्चारण करने में जब मुख गोल होता ही ना हो और पूरा उच्चारण मुख के आधार पर हो जाता हो तो उसी को हम विपरीत कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, विपरीत और अर्ध विपरीत। विपरीत के अंतर्गत केवल आ आता है और अर्ध विपरीत के अंदर आ, आए, ओ और ये चारों जो होते हैं अर्ध विपरीत होता है। स्क्रीनशॉट में मित्र फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतिम स्वर पढ़ने जा रहे हैं आप। और मित्र जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा शेयर करें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। जुड़े रहें हमसे बराबर, लगातार जुड़े रहें। हिंदी की सभी क्लासेज आपको इस पे मिलेगी। साथ में रीजनिंग की क्लास भी मैं पुनः बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जीएस की क्लास 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो मित्र लगातार बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ, और हिंदी का बिल्कुल निचोड़ आपको देने जा रहा हूँ। और कोई भी आने वाला प्रश्न यहाँ से जाने नहीं पाएगा, ये आप भरोसा करें। देखिए आगे नेक्स्ट है मित्र होठ के आधार पर। नेक्स्ट है होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम होठों के आधार पर देखें तो स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार और आवृत्ताकार ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार को वृत्तमुखी भी कहते हैं, ये ध्यान देंगे मित्र। इसको जो है वो वृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है और इसको आवृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे काफी अच्छी तरह से कि वृत्ताकार या वृत्तमुखी में जो होते हैं उनका जब हमारे होठ पूरा गोल हो जाते हैं, जिसका उच्चारण करते समय होठ पूरा गोल हो जाता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करिए इसका, कि जब हमारा होठ जो होता है वह उच्चारण करते समय गोल हो जाता है तो वे वृत्ताकार या वृत्तामुखी कहलाते हैं।
जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, ये चारों, इनकी संख्या 4 होती है और इनका उच्चारण करते समय होठ की आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है, तो उसी को वृत्तामुखी कहते हैं। आवृत्तामुखी वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ पूरी तरह से आवृत गोल ना होते हों, वे सभी क्या कहलाते हैं? आवृत्तामुखी कहलाते हैं। जैसे आ, ई, री, ए, आई। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी जो संख्या होती है वह 7 होती है। उन्हें देखेंगे कि जैसे हम होठ के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, होठों से उच्चारण करते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार के अंतर्गत जब होठों का होठ गोल हो जाते हैं उच्चारण करते समय, तो जैसे ऊ, ओ, औ, तो यहाँ पर जो होगा वृत्ताकार होगा। आवृत्ताकार में वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ पूरा गोल नहीं होता, राउंड में नहीं आता, तब तक वे आवृत्ताकार होते हैं। उच्चारण करते समय होठों की तरफ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आ, ई, री, ए, आई, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आवृत्तामुखी कहलाएंगे। नेक्स्ट मित्र, एक आपका और बचता है इसके अंतर्गत, जिसको हम आयोग वाह कहते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अंग और आ। आइए मित्र देखते हैं उसको भी। तो ये आपके 5 प्रकार के स्वर थे और इनसे आया हुआ कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं जाएगा। बस आप लोग बहुत बढ़िया सा एक हिंदी का नोट्स बनाएं और उसको बार बार उसका रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें, ताकि 1 से 2 बार में, वैसे तो आशा करता हूँ कि आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और भली भात तरीके से आप इसको समझ भी पाए होंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने आपको इसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। फिर जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएंगी तो लगभग 6 से 7 घंटे का एक क्लास में लाइव लूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो आपको ये आपके पास अभी समय है तैयारी का, बहुत ही अस्थायी रूप से पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत अस्थायी रूप से इसको जानने का प्रयास कीजिए, इसकी जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, ताकि यह क्वेश्चन कहीं से भी आए, इसको समझने में, इसको सॉल्व करने में आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना होती हो। एक और आपके सामने आता है आयोग वाह। आयोग वाह वे होते हैं, आ माने होता है ना हो, योग मीन्स होता है योग, और वाह मीन्स होता है वहन करने वाला। ना योग हो जिसका किसी के साथ योग ना हो, जो ना तो स्वर हो, ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो। ध्यान देंगे, आयोग वाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर हैं, ना तो व्यंजन है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे स्वर के भी साथ जुड़ जाते हैं और व्यंजन के साथ भी जुड़ जाते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। जैसे अंग और आहा, जिसको आप कहते हैं, अंग जो होता है ये कहलाता है अनुस्वार और आहा जो होता है ये कहलाता है विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग ऐसे वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग ऐसे वर्ण हैं जिनको हम आयोगवाह कहते हैं। ये आयोगवाह के अंतर्गत रखे रहते हैं। ठीक है मित्र, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे, बहुत अच्छी तरह से भली भांति आप इस पूरे स्वर को पढ़ पाए होंगे। और इसके साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है। हम नए सेशन में आपसे फिर मिलते हैं, नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत, नए जोश के साथ, उसमें व्यंजन के साथ। जाइएगा नहीं मित्र, व्यंजन के बाद हम व्यंजन के साथ आपको उच्चारण स्थान बताएंगे और उच्चारण स्थान बिल्कुल इतनी अच्छी ट्रिक से बताएंगे आपको। विसर्जनिया नाम कंठाय चेषा नाम तालु, इस प्रकार से आपको हम बताएंगे कि आपका उच्चारण स्थान भी बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि बार बार इस तरह की बातें आती हैं कि कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन का उच्चारण किस स्थान से होता है, बार बार ये गलत हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं राजकुमार यादव के साथ RK ऑनलाइन एकेडमी में, तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग फिर अगला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आज मैं आप लोगों का अधिक से अधिक शेयर देखना चाहता हूँ।
मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे साथ आप कितना जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ कितना आपका सहयोग है। अगर हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य होता है कि थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े। अगर हम आपका इतना सहयोग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सहयोग हमारा भी करें, चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसको, जहां तक जो जितने भी पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं या हमारे बंधु बांधव हैं, इनके यहाँ तक ये चीज़ पहुँचे और वो लोग काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, अपने पद को प्राप्त कर सकें। आज का समय आप देख ही रहे हैं कि पद को प्राप्त करना कितना कठिन हो चुका है। इसलिए मित्र, इस पद को हम भी प्राप्त कर सकें, अच्छी बात है अगर हम करें या ना करें, लेकिन हमारी वजह से किसी को, हमारे द्वारा किसी को पद मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम इस जीवन में और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मित्र, कम से कम मैं अगर इतना कर सकता हूं तो आप इतना करिए कि चैनल को जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।